हाँ, तो आज अपन क्या शुरू करने वाले हैं? आज अपन शुरू करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी। मतलब कि अपन PYQ ही देख रहे थे। जो अपन अब क्या देखेंगे, क्लास 12 PYQ, मतलब कि पार्ट 2 देखेंगे इसका। क्या देखेंगे? पार्ट 2। पिछली क्लास में अपन ने 2025 सॉरी 24-25 के क्वेश्चन सोल्व किए थे। किसके? 24 और 25 के। तो आज अपन देखेंगे 23 और 24 के। किसके? 23 और 24 की। और मैं कह रहा हूँ पूरा पेपर इससे बनेगा, क्योंकि मतलब कि आप देख लेना सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। जितने क्वेश्चन आपने 24-25 में देखे थे, मतलब कि अभी पिछले वाली वीडियो में देखे थे, मतलब कि अधिकतर क्वेश्चन क्या होंगे जो मैं कराऊंगा 2015 से 2025 तक, जो मतलब कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपके ये 24-25 वाले जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपको पीछे मिल जाएंगे, और जो 23-24 वाले वो भी आपको पीछे, मतलब कि पीछे वाले पेपर में मिल जाएंगे। समझ में आया? समझ में आ गया। और फिर अपन क्या करेंगे, एग्ज़ाम टाइम पे क्या करेंगे, पूरी PPT है उसको मतलब कि पूरी को एक बार में देख लेंगे। 2015 से 25 तक पूरा एक बार में देख लेंगे। जिससे क्या होगा, अपन का रिवीजन क्या होगा, अच्छा होगा, और क्वेश्चन वो के वही आएंगे। आप देख लेना सारे क्वेश्चन क्या होंगे, रिपीट होंगे। ये अपन आज क्या देखेंगे, 2023-24 के पेपर, मतलब कि जो क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे। यहाँ पे 24-25 लिखा हुआ है, वो क्या, वो PPT में वो मतलब कि वो सेव नहीं हुआ, इसलिए मैंने पहले बता दिया। ये कौन से? 2023-24 के। किसके हैं? 2023-24 के क्वेश्चन आंसर। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। यहाँ पे लिखा 24-25 पर है, ये 23-24 के। समझ में आ गया? देखो 23-24 में पहले मैंने आपको वो परिभाषा बताई थी, परिभाषा याद करने की ट्रिक बताई थी। वो देखो 23-24 में भी वही परिभाषा पूछी गई है, मतलब कि दूसरी परिभाषा पूछी गई है, मतलब कि वो तीनों परिभाषाओं में से एक पूछी गई है। मैंने आपको कहा था, मेरे को पता था कि कौन सी परिभाषा आ सकती है, क्योंकि पिछले साल भी आई हुई थी। और मानव भूगोल, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील, इसमें अपन को कुछ नहीं देखना है। मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल ट्रिक लगाओ। इसमें क्या है, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील देखते ही आप किस पे टिक करोगे? सैंपल, LNC सैंपल पर। समझ में आ गया? और जिसको समझ में नहीं आया वो पिछली वाली वीडियो देखो। इस वाली वीडियो में भी बता देते हैं। देखो इसमें जो रेड जेल, अगर आपको परिभाषा दी हुई हो और इसमें क्या हो, संश्लेषित, आपको पूरी परिभाषा याद करनी नहीं है। पहली आपको सिर्फ देखना है कि उसमें क्या है, केवल संश्लेषित लिखा हो, संश्लेषित, तो वो परिभाषा होगी रेड जेल की। और उसमें संश्लेषित संश्लेषित भी लिखा हो, और उसके साथ क्या लिखा हो, संश्लेषित के साथ साथ अपने जीव, क्या लिखा हो, जीव, संश्लेषित के साथ साथ जीवो भी लिखा हो, तो वो परिभाषा होगी अपने पाल विडाल डिला ब्लाश की। और अगर LNC सैंपल की परिभाषा, LNC सैंपल की परिभाषा होगी वो, तो उसमें क्या लिखा होगा, परिवर्तनशील, जैसा इस परिभाषा में लिखा गया है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। और ग्रिफिथ टेलर अपने नवनिश्चयवाद, मतलब कि नवनिश्चयवाद संकल्पना दी थी इन्होंने। समझ में आ गया? समझ में आ गया। रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा था, और उसे इन्होंने मध्यम मार्ग कहा था। समझ में आ गया? समझ में आ गया। प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है, क्या है? प्रवास का प्रतिकर्ष कारक, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। अपकर्ष मतलब आकर्षित करने वाला कारक, अपकर्ष आकर्षित करने वाला कारक। प्रतिकर्ष देखो, जैसे कि प्रतिकूल जलवायु है, विषम जलवायु है। विषम मतलब की होती है ज़्यादा ही गर्मी या ज़्यादा ही ठंड। और प्रतिकूल मतलब कि प्रतिकर्ष कारक, मतलब कि प्रतिकर्ष कारक, आप इंग्लिश में इनका मतलब समझिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। प्रतिकर्ष का मतलब होता है पुश फैक्टर। कौन सा फैक्टर? पुश फैक्टर। कौन सा फैक्टर? पुश। पुश मतलब धक्का देना, मतलब कि वो आपको धक्का दे रहे हैं कि आप दूसरी जगह पे जाओ। और जो अपकर्ष कारक है उनका नाम क्या है? पुल फैक्टर। मतलब कि वो आपको, मतलब कि पुल कर रहे हैं, मतलब आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, कि मतलब कि इतनी सारी सुविधाएं वहाँ पर जाना चाहिए, ऐसा। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। जो प्रतिकर्ष कारक है, मतलब कि अच्छा, मतलब कि जो मतलब कि नेगेटिव कारक आप सोच सकते हो दिमाग में, वो सब इसमें लिखने हैं। और जो आकर्षित, मतलब कि आपको आकर्षित कौन से कारक करेंगे, जो अच्छी चीज़ें होगी, जो सारी पॉजिटिव चीज़ किस में लिखनी है? इसमें लिखनी है, अपकर्ष में, आकर्षित करने वाले कारकों में। और सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो इसमें लिखनी है। जैसे कि मैं बोलता हूँ शिक्षा, शिक्षा का नेगेटिव क्या होगा? शिक्षा सुविधाएं नहीं है। और शिक्षा का पॉजिटिव क्या होगा? शिक्षा सुविधाएं हैं या बहुत अच्छी है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और ये हो गया आपने। अब देखो, ये प्रतिकर्ष कारक है, कौन सा है कारक? प्रतिकर्ष है। इसमें देखो नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है? बेहतर अवसर,
मतलब कि अवसर बेहतर है, मतलब कि ये पॉजिटिव हुआ। हाँ सर हुआ। स्थायित्व है, हाँ तो ये भी पॉजिटिव हुआ। अनुकूल जलवायु, अनुकूल मतलब कि अपने अनुकूल, और प्रतिकूल मतलब कि अपने अनुकूल ना होना। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और बेरोजगारी, बेरोजगारी बेरोजगारी नेगेटिव है। हाँ सर नेगेटिव है, नेगेटिव कारक है कि नहीं है, है। और पॉजिटिव क्या होगा इसका, रोजगार। बेरोजगारी का पॉजिटिव क्या होगा, रोजगार। तो बेरोजगारी किस में आएगा, प्रतिकर्ष कारक में। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। सिंपल एकदम, इससे सिंपल नहीं हो सकता। कौन सा कथन असत्य है, सॉरी सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। आखेट एवं भोजन संग्रह द्वितीय क्रियाकलाप है, नहीं। यह तो सबसे पुरानी ज्ञात आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया सबसे पुरानी ज्ञात आर्थिक क्रिया है। और ये प्राथमिक 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 क्रिया है। भूमध्य सागरीय खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है, हाँ भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। और मैंने 2024-25 में मैंने आपको ये भी बताया था। देखो ये मतलब कि लगभग लगभग क्वेश्चन वही वही मतलब रिपीटेड है। इसमें आया फिर उसमें वापस आ गया। समझ रहे हो ना। PYQ का मतलब कि बहुत आएंगे, मतलब कि आपको पूरा पेपर ही इसमें से आएगा। मैं कह रहा हूँ आपको खट्टे फलों के लिए ये क्वेश्चन भी मतलब कि इसकी मतलब कि लैंग्वेज चेंज की थी, पर वो क्वेश्चन 24-25 में भी था। लैंग्वेज चेंज थी थोड़ी सी, पर उसमें भी था। समझ रहे हो। खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध हैं, हाँ। और उसे अपन क्या कहते हैं, विटिकल्चर कहते हैं। उसमें कौन कौन सी कृषि प्रसिद्ध है, मतलब कि अंगूर, किस किस की कृषि की जाती है, अंगूर, मुरक्को, मुरक्को, अंजीर, अंजीर आदि आदि। मिश्रित कृषि केवल पशुपालन है, नहीं। मिश्रित कृषि का मतलब ही है पशुपालन और पशुपालन और कृषि। और इसमें जो कृषि की जाती है उसमें अधिकतर चारा फसलें, कौन सी फसलें, चारा फसलें उगाई जाती है। क्योंकि चारा फसलें उगाएंगे फिर वो चारा पशुओं के लिए भी काम आ जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। फिर आती है अपनी निर्वाह कृषि, कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, नहीं। निर्वाह कृषि का नाम ही निर्वाह कृषि इसीलिए है क्योंकि मतलब कि ये जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, और ये अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। उपलब्ध कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाना किस क्रिया का हिस्सा है। देखो उसमें उसमें ये क्वेश्चन अलग तरीके से था 2024-25 में, और 23-24 में ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, मतलब कि लैंग्वेज अलग है, मतलब है वो के वही। उपलब्ध कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाना कौन सी क्रिया में, द्वितीय क्रिया में। सिंपल है, हाँ सा सिंपल है। चतुर्थ क्रिया में क्या किया जाता है, अनुसंधान एवं विकास, अनुसंधान एवं विकास। जैसे कि आप मानो, जैसे कि कोई लॉयर है, लॉयर है। लॉयर क्या करता है, पहले जो उसका मतलब कि जो क्लाइंट होता है उसकी मतलब कि उसका केस क्या है, उसका पहले क्या करता है, स्टडी करता है। मतलब कि उसका केस क्या है उसकी पूरी स्टडी करे, उस स्टडी करी मतलब अनुसंधान किया। फिर विकास मतलब कि पूरी उसकी स्टडी कर ली, और फिर उसको मतलब कि बताता है अब क्या करना है उसे, तो उसका मतलब हुआ विकास। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। और फिर आते हैं अपने तृतीय क्रियाकलाप। इसमें आते हैं जैसे सेवा सेक्टर, सेवा सेक्टर इसमें आते हैं जैसे परिवहन, टीचर। और प्राथमिक क्रियाकलाप जो मतलब कि प्राथमिक क्रियाकलाप मतलब कि जैसे जो कृषि पशुपालन इनमें हो। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ पर मिलता है, कहाँ मिलता है, यूरोप में मिलता है। यूरोप में ही मिलता है, उत्तरी अमेरिका में नहीं मिलता है, उत्तरी अमेरिका में नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है, यूरोप में। मैं कह रहा हूँ यूरोप में ही मिलता है। कहाँ मिलता है, यूरोप में ही मिलता है। आपकी किताब में जाके आप देख लेना, यूरोप में ही मिलता है। और ये हो गया आपके, हाँ सर हो गया। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, भारत की पहली जनगणना हुई थी अपन 1972 में। कब हुई थी, 1972 में। और आपसे पूछ ले पहली संपूर्ण जनगणना, संपूर्ण पूछ लें तो 1981 होगा। और केवल पूछे कि पहले जनगणना कब हुई थी तो 1972 होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। पान्ना, पाडा, पाली, नगला इत्यादि किसके प्रकार हैं, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर में। आप देखना मैंने एकदम सिंपल में बताया था। पल्ली बस्ती हो गया। और गुच्छित बस्तियाँ किसे कहते हैं,
जो मतलब कि एक गुच्छे के रूप में हो, गुच्छे के रूप में हो मतलब एक मतलब कि पास पास हो, क्या हो, पास पास हो। और ये आपसे ये पूछ लेगा कि ये राजस्थान में क्यों बनी है, और राजस्थान में, और एक और ये कहाँ पे बनी है वो आप बताओ, एक और कहाँ पर बनी है ये आप बताओ। राजस्थान में तो ये बनी है जल उपलब्धता के कारण, उपलब्धता। और क्यों, देखो जैसे कि ये जल है, राजस्थान में जल कम है वैसे ही, ये जल है, इसके पास पास अब जल जल राजस्थान में जल कम ही है, इसलिए इस लोगों ने इसके पास पास ही क्या कर दिए, अपनी बस्तियां बनाना शुरू कर दी। तो ये कहाँ मिलेगी, राजस्थान में, और फिर मतलब पास पास बहुत 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 सारी बस्तियां बनना शुरू करिए। मतलब कि आप पानी से दूर जाओगे तो आपको मतलब पानी लेने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, इसलिए इसके पास ही घर बना दो ताकि आपको बार 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 नहीं आना पड़े, इसलिए पास ही घर बना दिया। आप जो दिमाग लगा रहे हो उन्होंने पहले ही लगा दिया। चावल की किस्में हैं, चावल की किस्में कौन कौन सी है, चावल की 3 किस्में हैं जो पश्चिम बंगाल में ली जाती हैं। 3 किस्में हैं, 3 किस्में हैं जो पश्चिम बंगाल में ली जाती हैं। कौन कौन सी हैं, ओस, अमन और बोरो। ओस, अमन और बोरो। आपको अगर ये कृषि वाले समझ में नहीं आ रहा है चैप्टर, मतलब कि किस किस फसल में कितनी वर्षा चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, तो आप मेरा एक बार मेरे कहने पर जो मेरा वो लेक्चर है भू संसाधन एवं कृषि, वो एक बार देख लीजिए। आपको मतलब कि जो तापमान है, वर्षा है, जो क्षेत्र है, उत्पादन क्षेत्र है, जो किस्में हैं, याद करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। इतना सिंपल में बताया मैंने, मतलब कि यूट्यूब पर किसने नहीं बताया होगा, एकदम आप देख लेना। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, मतलब कि पहले इस्तेमाल कर लो उस वीडियो को, फिर विश्वास करो कि मैं सच बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। रबी की फसल है, रबी की फसल और खरीफ की फसल, तो इन दोनों को भी याद करने का मैंने बिल्कुल सिंपल तरीका बताया। इन दोनों का समय याद, या मतलब कि समय, फसल, ये सारी चीज़ें, और ये उदाहरण भी रखा था मैंने उसमें, क्योंकि मेरे को पता था ये आ सकता है। चावल, कपास, बाजरा, सरसों। सरसों है अपने रबी की फसल, सॉरी 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 यार, धीरे धीरे, हाँ हाँ, सरसों, सरसों है अपने रबी की फसल। सरसों किसकी है, रबी की फसल है। बाजरा, चावल, कपास, मतलब रबी की फसल है। हाँ सॉरी 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 सॉरी, धीरे धीरे, सॉरी सॉरी, सही से नहीं पढ़ा। हाँ, सरसों, सरसों क्या है, रबी की फसल। मैं बोल सही रहा हूँ कि ये रबी की फसल है। मैं देख रहा हूँ कि इसने पूछा है कि रबी की फसल कौन सी नहीं है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। मतलब कि सरसों रबी की फसल है, हाँ सर रबी की फसल है। तो मैं आपको याद ही करवा देता हूँ अभी, रबी की फसल कौन कौन सी है। और जायद की तो आपको मतलब कि पानी वाली फसल है, जो आप मतलब कि गर्मियों में खाते हो, तरबूज, खरबूज, वो सारी चीज़ें, वो तो सिंपल है, वो मतलब कि इतना नहीं है उसमें। और खरीफ, इन दोनों की फसलें याद करवा देता हूँ। जो समय है, इनका समय है, वो आप उस वीडियो में जाके देखो, मतलब कि एकदम सिंपल में। याद नहीं होना तो फिर आगे बताना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। रबी की फसल, रबी और खरीफ, देखो खरीफ में जो वर्ण है वो ज़्यादा है खरीफ, और रबी में वर्ण है वो कम है, दो ही है। हाँ सर दो ही है, और खरीफ में ज़्यादा है। रबी में वर्ण कम है तो इसमें वो वाली फसल लेनी है जिसमें क्या हो, वर्ण कम हो। जैसे सर, जैसे कि गेहूँ, और सर जो, और देखिए बताओ, देखिए गेहूँ, जो, और अपने क्या ले सकते हैं, सरसों। देखो सरसों एक अपवाद है, ये बाद में बताएंगे। गेहूँ, जो, और गेहूँ, जो, और याद नहीं आ रहा है, मतलब कि आप मतलब कि ट्रिक याद कर लो, जिसमें मतलब कि 2 वर्ण हो या कम वर्ण हो, वो किस में आएंगे, रबी में। और जिसमें 3 वर्ण हो या ज़्यादा वर्ण हो, जैसे चावल, ये देखो ये आपके उदाहरण है आपके सामने, बाजरा और कपास, ये तीनों हो गई। ये तीनों किस में है, खरीफ में, क्योंकि वर्ण ज़्यादा है। और एक सरसों अपवाद है, सरसों किस में आएगा, इसमें आएगा सरसों, सरसों किस में आएगा, इसमें आएगा रबी में। बस ये अपवाद है, ये आप याद रखना, बाकी सब आपके मतलब कि इस ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। मतलब कि फसल याद करने में बहुत मतलब कि ऐसे मतलब अलग मतलब कि याद ही नहीं होते हैं। ये ट्रिक से आप याद कर लो, एकदम सिंपल में याद होगा। ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा आपको, आप याद कर लो। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सरसों वापस कर लेते, अपने क्या है, एक बार और रिवीजन हो गया, समझे कि नहीं समझे। समय के 2 अंतरालों के बीच एक विशेष
एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को क्या कहते हैं। मैंने पूरा उदाहरण देख के समझाया ये वाला। ये जो जिसने मेरा वो लेक्चर देखा है वो ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं कर सकता। देखो अभी भी आपकी परीक्षा में टाइम है, आप क्या करो, मतलब कि मेरे लेक्चर ज़्यादा नहीं है, 5 से 10 मिनट के लिए, 10 मिनट ज़्यादा आपकी 2 की स्पीड पे देखो 10 मिनट। जैसे मतलब कि वो भू संसाधन एवं कृषि है, मतलब कि उसमें मतलब कि बहुत सारी चीज़ें मतलब कि समझाने वाली या मतलब कि जो याद करने वाली है वो ज़्यादा है, इसलिए उसमें 1 घंटा लगाएं। जो आप 2 की स्पीड पे देखना 30 मिनट में पूरा हो जाएगा। समझ में आया। बाकी सब 5-10 मिनट में पूरे हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 की स्पीड पे देखोगे तो ये आप देख लेना। मतलब कि आपके पास बहुत टाइम है, मतलब कि 1 से 2 से 3 दिन, 3 दिन में आप पूरा मतलब कि पूरी दोनों किताब खत्म कर दोगे। तो एक बार वो आप देख लो, आपको बहुत फायदा होगा। ये हो गया। और जनसंख्या प्रवास, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि। और जनसंख्या घनत्व के सूत्र भी बताया था मैंने याद करने के लिए। और प्रवास, प्रवास भी बताते हैं। हाँ तो घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का सूत्र बताते हैं याद करने के लिए। मैंने उस लेक्चर में बिल्कुल सिंपल में बताया हुआ है। विश्वास नहीं हो रहा तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। देखो ये मतलब कि जनसंख्या का सूत्र आपको याद होता ही नहीं, मेरे को भी नहीं हुआ था, इसलिए सिंपल ट्रिक अपनाओ। आपने क्या लिखा अभी, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व लिखा है आपने, आपको घनत्व का सूत्र निकालना है। सिंपल है, सिंपल है सर। आपने जनसंख्या घनत्व में जनसंख्या भी लिखा है, हाँ सर जनसंख्या लिखा है हमने, दिख रहा है। तो क्या करो, जनसंख्या को ऊपर लिख लो, सिंपल, एकदम सिंपल हो ऐसा। जनसंख्या ऊपर लिख लिया सर। अब क्या करें, नीचे लिख लो क्षेत्रफल। देखो आपको 2 चीज़ लिखनी होती हैं, जनसंख्या और क्षेत्रफल। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, अब क्षेत्रफल ऊपर लिखूँ, जनसंख्या नीचे लिखूँ, नीचे लिखूँ, ऊपर लिखूँ, इसमें आप कंफ्यूजन हो। तो ये सिंपल है, आपने जनसंख्या घनत्व लिखा, जनसंख्या घनत्व में आपने जनसंख्या लिखा। तो जनसंख्या का मतलब कि जनसंख्या देखो आपने पहले लिख लिया, तो इसमें भी आप पहले लिखो। चलो देखो मतलब कि ऐसे मतलब कि चीटिंग नहीं करनी, पहले लिखना है, हाथ से लिखना है। और फिर क्या लिखना है आपको, क्षेत्रफल लिखना है, हाथ से लिखना है। अब क्या करें, बस कुछ नहीं करना, धीरे से मतलब कि चुपके से जाके इन दोनों के सामने क्या लिख लो, कुल। क्या लिखने ना, कुल, बस सिंपल। ये आपके तैयार हो गया जनसंख्या घनत्व का सूत्र। समझ में आया, समझ में आ गया सर। वापिस समझाओ सर। देखो जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व लिखा आपने, हाथ से लिख लिया हमने, आगे बताओ, लिख लिया। फिर आपने क्या किया, जनसंख्या घनत्व लिखा। और फिर आपने क्या देखा कि अपन ने जनसंख्या घनत्व में जनसंख्या भी लिखा है। अब जनसंख्या पहले लिखा है, हाँ सर, इसमें मतलब कि आपने पहले लिख लिया है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व को आपने पहले लिख लिया, तो जनसंख्या आपने पहले लिख ली, जनसंख्या पहले लिख ली। तो जनसंख्या है वो मतलब कि इसका नंबर पहले आएगा। मतलब कि जनसंख्या आपने पहले लिखी तो इसका नंबर पहले आना चाहिए ना, हाँ सर आना चाहिए। चीटिंग नहीं, पहले आना चाहिए, हाँ सर पहले आना चाहिए। क्यों पहले आना चाहिए, क्योंकि आपने इसको पहले लिख लिया। समझ में आ गया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। फिर क्षेत्रफल लिखना है आपको, सिंपल है। वितरण, इससे सिंपल नहीं हो सकता। वितरण मतलब फैलाव स्तर पर, मतलब कि जो भूपृष्ठ पर जनसंख्या का फैलाव, उसे क्या कहता है, वितरण। सिंपल है, बस इसकी परिभाषा पूछता भी नहीं है, घनत्व की पूछता है वो, इसकी पूछता भी नहीं है। सिर्फ मतलब कि आज तक मतलब कि आपको केवल घनत्व की परिभाषा पूछी गई है। प्रवास और वृद्धि तो ये हो गया। और प्रवास बता देता हूँ मैं अब। वृद्धि 2 प्रकार की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। और फिर आगे अपन और क्वेश्चन आएंगे तो उसमें देख लेंगे। जनसंख्या प्रवास देख लेते हैं। प्रवास इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, इसमें से आ सकता है अब की बार क्वेश्चन, क्योंकि मतलब कि इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या बताए, इस बार देते हैं। जनसंख्या प्रवास समझ में आ गया सर। जनसंख्या प्रवास समझ में आ गया सर। प्रवास का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये कोई ए जगह है, ये कोई बी जगह है, यहाँ पर भी कुछ लोग रह रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग रह रहे हैं। हाँ सर लोग रह रहे हैं, हाँ सर लोग भी रह रहे हैं, जानवर भी रह रहे हैं, सब रह रहे हैं भाई, सब रह रहे हैं। तो ए जगह है और बी जगह है, ए जगह और बी जगह। और मैंने बताया था अपकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक। और ए जगह पे क्या है, यहाँ पर है अपकर्ष कारक, सॉरी प्रतिकर्ष कारक रखो यहाँ पे, क्योंकि वो एरो सही बनेगा। मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं एरो कैसे बनाना चाहता हूँ, ऐसे बनाना चाहता हूँ। क्यों सर, मेरी मर्जी। प्रतिकर्ष कारक हमारी मर्जी है साहब। अपकर्ष कारक हो गया, हाँ सर हो गया। देखो प्रतिकर्ष में मैंने आपको कहा था नेगेटिव चीज़ें। तो मतलब कि जहाँ पर मतलब आप सोचो, जहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं है ही नहीं, वहाँ पर आप रहना पसंद करोगे, नहीं रहना पसंद करेंगे।
नहीं रहना पसंद करेंगे तो आप कहाँ जाओगे, जहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं होगी, मतलब अपकश कारक। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। हाँ तो ऐसे समझ में आता है आपको। हाँ आप पता चल गया, ऐसे समझ में आता है। तो आप यहाँ से ए जगह से बी जगह पे जाओगे तो इसे अपन क्या कहेंगे, प्रवास। शाबाश, आपको तो पहले ही आता था। प्रवास कहेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और ये हो गया, हाँ सर ये हो गया। फिर ए और बी हो गया, ए और बी हो गया। प्रवास हो गया, हाँ सर हो गया। प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक हो गया, हाँ सर हो गया। और क्या चीज़ें होती हैं, हाँ जो ए जगह से प्रवास गया है, गया है, हाँ सर गया है, तो ए जगह पर मतलब कि पॉपुलेशन कम हो जाएगी, हाँ सर कम हो जाएगी। और बी जगह पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। जो ए जगह पर जो प्रवास गया है उसे ए जगह वाले क्या कहेंगे, और ये तो उत प्रवास है, क्या है, उत प्रवास। और जो बी जगह पर तो नया प्रवास आ गया तो ये क्या कहेंगे, आप्रवास। मतलब कि आया है भाई, कौन आया है, प्रवास आया है, प्रवास, आप्रवास। ये इसको कह रहे आप्रवास, तो प्रवास आ गया। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ऐसे याद कर लेना, याद करने के लिए सिर्फ। और ये क्या कहेंगे, मतलब कि जो प्रवास, मतलब कि देखो सोचो, ए जगह से प्रवास गया है, मतलब कि कोई आदमी गया है, गया है, गया है, तो उसे यहाँ पर जो लोग होंगे वो उसे क्या कहेंगे, उत प्रवास है ये। और जो ये नई जगह पर गया है वहाँ पर इसे लोग क्या कहेंगे, आप्रवास। क्या कहेंगे, आया हुआ प्रवास, आया हुआ प्रवास मतलब आप्रवास। और वृहद झील आंतरिक जलमार्ग, वृहद झील आंतरिक जलमार्ग मैंने पढ़ाया था, तब भी मैंने बताया था कि ये मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने PYQ देखे हुए हैं ना। ये कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया है कि ये कहाँ पर है। देखो मैं जो ये नक्शा बना रहा हूँ वो किस महाद्वीप का है। आप बोलोगे सर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है, बोलोगे ना, हाँ सर बोलेंगे, हाँ शाबाश। किसका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है, हाँ सर है। सर आपने ये क्यों बनाया है, आपको क्या लगता है। क्योंकि जो वृहद झील आंतरिक जलमार्ग है वो कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में ही है। यहाँ पर समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। तो ये कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में है। सिंपल है, सिंपल है सर। और भारतीय जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक है, कौन सा दशक है। देखो क्या देखे सर, 1921 से 1931 वाला जो अपने जो है, क्या है ये, भारतीय जनगणना का जो दशक है 1921 से 31 वाला, वो क्या है, ऋणात्मक वृद्धि दर अपन ने देखी थी कितनी, 0.3, किसकी, 0.3 की। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। जो ये तीनों है मैंने लेक्चर में अच्छे से बताया हुआ है, याद नहीं हो जाए ना तो आप याद रखना, मतलब कि क्लास में ही याद, समझ रहे हो, समझ में रहो। और वो आपका खनिज वाला टॉपिक, उसको तो इतना सिंपल में करके बताया है, वो तो आप इम्पोर्टेंट, वो तो ज़रूर देखना, सारे लेक्चर देखना एकदम मतलब सिंपल में। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लगेंगे, तीनों अच्छा, मतलब कि पूरी 2 किताब खत्म 3 दिन में, 3 दिन में दोनों किताब खत्म। इससे अच्छा कहाँ मिलेगा। 3 दिन में तीनों किताब खत्म कर लो, तीनों किताब खत्म कर लो, मतलब कि तीनों किताब पढ़ लो लेक्चर से, आधी चीज़ें वहाँ पे याद हो जाएगी, और जो एक आधी चीज़ बच जाएगी जो मैंने नहीं लिखाई होगी, क्योंकि मेरे को पता है। क्योंकि देखो जैसे कि यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, 3 चीज़ें लिखी हुई है, और आपको 2 चीज़ें आती है और एक चीज़ नहीं आती, तो आपको जो एक चीज़ नहीं आती है उस पर ज़्यादा ध्यान जाएगा, और वो आपको एक चीज़ फटाफट याद हो जाएगी। इसलिए मैंने वहाँ पर थोड़ी कम चीज़ें लिखाई है, ताकि मैं यहाँ पर आपको वो बता सकूँ और आपको याद हो जाए। और आप लेक्चर देख लो, 3 दिन में लेक्चर देख लो, और फिर चौथे दिन 4, 5, 6 अपनी जो क्लासें चल रही है वो आप चलाते जाओ। और का ज्योग्राफी में 100 में से 100 नहीं आए तो देख लेना, क्योंकि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये भी देखो पिछले वाले पेपर में भी आया हुआ, किस वाले में, 2024-25 वाले में, और इसमें भी आ गया। सिंपल है, मैं कह रहा हूँ ना, रिपीट होंगे क्वेश्चन, क्योंकि किताब वो की वही है, किताब दोनों वो की वही है, और पिछले 10-12 सालों से परीक्षा हो रही है। तो उन्हीं किताबों में से कुछ कुछ टॉपिक है, उनमें से क्वेश्चन बनते हैं, और वो क्वेश्चन वापस रिपीट भी होते रहते हैं, मतलब कि उनकी लैंग्वेज चेंज होती है पर रिपीट होते हैं। वो मैंने वो आपको अभी बता दिया, आप पिछली वाली वीडियो देखना और ये वाली वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा रिपीट हो रहे कि नहीं हो रहे। देखते तो हो, हाँ देखते देखते अच्छा बच्चा है। और ऊर्जा स्रोत कौन सा है, सौर ऊर्जा। मैंने आपको बताया था परंपरागत और अपरंपरागत, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं एग्ज़ाम दे रहा था, एक लड़का मेरे पीछे बैठा था
कह रहा है कि मतलब कि परंपरागत और गैर परंपरागत कौन कौन से हैं। वो गैर परंपरागत वही से सौर ऊर्जा वो वाले के, वो कोयला पेट्रोलियम ये वाले। मैंने कहा ले आंसर शीट तू देख लें, मजाक मजाक। मैंने उसे बता दिया कि ये वाले होते हैं सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा वाले। परंपरागत, गैर परंपरागत और परंपरागत। परंपरागत, परंपरागत में आप याद कर लो जिसमें धुआं निकलता है। क्या निकलता है? धुआं। वो किस में आएंगे? परंपरागत में। आप सोचो कोयला, कोयला आपके घर पे है? हाँ सर है। नहीं है सर तो यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, यूट्यूब पे सर्च करके वीडियो देख लो कि कोयला है, हाँ कोयला है। कोयला जल रहा है, हाँ सर जल रहा है। धुआं निकल रहा है, हाँ सर धुआं निकल रहा है। मतलब ये परंपरागत है। प्राकृतिक गैस सर देखो देखो इसका एकदम सिंपल उदाहरण। आप वो मतलब कि वो प्राकृतिक गैस में मतलब कि ये पेट्रोल के साथ ही निकलती है। तो पेट्रोल से धुआं निकलता है, हाँ से निकलता है, हमारी गाड़ी में निकल रहा है। और जो मतलब कि साइलेंसर से नहीं निकलता है धुआं, वो वाला कह रहा हूँ मैं। और जो इन दोनों में क्या निकलता है? धुआं। मतलब कि प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम दोनों में धुआं निकलता है। प्राकृतिक गैस की भी मतलब कि नेचुरल गैस की वो नहीं आती है जिसमें गैस डलती है, जैसे ऑटोमेन, उनमें भी धुआं निकलता है, यहाँ से निकलता है। तो इनमें दोनों में क्या निकलता है? धुआं निकलता है। सौर ऊर्जा, आप सोचो सोलर पैनल है, सोलर पैनल में धुआं निकल रहा है? नहीं निकल रहा है सर। तो बस ये क्या है? गैर परंपरागत। गैर परंपरागत में मतलब कि अधिकतर में क्या नहीं निकलता है? धुआं नहीं निकलता है। और गैर परंपरागत सौर ऊर्जा हो गई। और पहले भी मैंने बताया हुआ, देखो उसमें तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसमें शॉर्ट में आया। और पवन ऊर्जा, और अपने तरंग ऊर्जा, और भूतापीय ऊर्जा, और बहुत बहुत सारी। भारत के सड़क जाल का विश्व में स्थान है, कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। कौन सा स्थान है? तीसरा। तो सर पहला किसका है? पहला है यूएसए का। पहला किसका है? दूसरा किसका है? ये आप क्या करो, कमेंट करो। समझ में आ गया? समझ में आ गया। सर आपने पहला बता दिया, हाँ सर बता दिया, तो वापस कमेंट कर लो इसमें क्या है। हाँ, चमड़ा, लुगदी, कागज, वस्त्र तथा रसायन उद्योग मुख्यतः कौन से प्रदूषण के कारक होते हैं? चमड़ा उद्योग, लुगदी उद्योग, वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग। सर आपने पिछली वीडियो में बताया था मतलब कि रसायन उद्योग जल जल प्रदूषण के कारक होते हैं। रसायन उद्योग क्योंकि जो वो मतलब कि ये सारे उद्योग होते हैं, वो मैंने पूरा फोटो दिखा के बताया था कि मतलब कि ये जो मतलब कि अपना जो मतलब कि प्रदूषित पानी होता है, प्रदूषित पानी मतलब कि जिसमें केमिकल ये होते हैं, वो नदी में डाल देते हैं। तो नदी में क्या होता है? जल होता है। तो ये क्या हो गया? जल प्रदूषण। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और वायु प्रदूषण, आप जो गाड़ी चलाते हो, ये सब चलाते हो, उससे धुआं निकलता है, उससे क्या होता है? वायु प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, 80 डेसिमल से मतलब कि जो जो 80 डेसिमल, जो ध्वनि 80 डेसिबल से ऊपर चली जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण। और भू प्रदूषण, भूमि का मतलब कि अधिक सिंचाई करना, इनसे क्या होता है? भू प्रदूषण होता है। नवनिश्चयवाद संकल्पना प्रस्तुत की, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। किसने की थी? अभी इस वीडियो में बताया। देखो ये एक वीडियो से हो रहा है। देखो एक पेपर से मतलब कि आप पेपर पूरा एक बार तो मतलब कि पूरा क्वेश्चन करते जाना, और मतलब कि क्वेश्चन भी पढ़ते जाना, उनको समझते जाना। आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपका आंसर भी छुपा होगा। एक आधे क्वेश्चन का तो आंसर आपके पेपर में लिखा होगा, मैं कह रहा हूँ आपको, सब परीक्षा में कह रहा हूँ मैं। नवनिश्चयवाद संकल्पना प्रस्तुत की किसने की? ग्रिफिथ टेलर ने। किन्होंने की? ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर। और भौतिक भूगोल पर्यावरण का अध्ययन करता है, ये आप बताओ। ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन आपको बताना है। एक तो वो वाला बताना है, वो परिवहन तंत्र वाला ही है, आप देख लेना। एक तो वो वाला क्वेश्चन बताना है, कौन सा वाला? ये वाला, सड़क जाल वाला। और एक आपको बताना है ये वाला, भौतिक भूगोल वाला। समझ में आ गया? और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला वह लोग गमन करते हैं कहलाता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उसे क्या कहते हैं? मैंने अभी बताया था, लोग गमन करते हैं, क्या कहते हैं? जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उत्प्रवास। सॉरी 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 सॉरी, उद्गम स्थल। क्या कहते हैं? उद्गम स्थल। क्या कहते हैं? उद्गम
उद्गम स्थल। देखो मैं वापस बता देता हूँ आपको, उसमें बता देता हूँ आपको, आसानी से समझ में आ जाएगा। कहाँ गया कहाँ गया, 2 मिनट 2 मिनट बस। प्रवास वाला कहाँ गया, ये नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला कहाँ गया, प्रवास वाला, प्रवास 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 कहाँ गया प्रवास। हाँ ये रहा। देखो यहाँ पे देखो, फटाफट देख लो, अपन फिर वीडियो को ख़त्म भी करनी है, फिर लंबी वीडियो वीडियो हो जाती है, फिर मतलब कि मज़ा नहीं आता है। उत्प्रवास। देखो प्रतीकश कारक, जहाँ से मतलब कि यहाँ से ये प्रवास गया तो इसे क्या कहेंगे, उत्प्रवास। यहाँ के लोग इसे क्या कहेंगे, उत्प्रवास। और यहाँ के लोग, यहाँ पर प्रवास आया है तो यहाँ के लोग इसे क्या कहेंगे, अप्रवास। जहाँ से ये गया है वहाँ पर इसका क्या था, उद्गम था, मतलब कि वहाँ पर इसका क्या था, उद्गम था, तो इसे अपन क्या कहेंगे, उद्गम स्थल। उद्गम स्थल। और यहाँ पर जाना इसका क्या था, गंतव्य था। क्या था, गंतव्य। तो इसे अपन क्या कहेंगे, गंतव्य स्थल। सिंपल एकदम। ये हो गया आपके जनवरी 1995 में गेट को, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, समझ में आया। और मैंने आपको कहा भी था कि एक बार चेक करना सही है कि गलत है, पर आपने किया नहीं होगा। WTO क्या है, WTO। देखो इस पेपर नहीं चेक कर दिया कि हाँ आप सही पढ़ा रहे हो। जल जल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल गैसीय पदार्थों को परिवहन के लिए, देखो ये पिछली पिछली वाले 2024-25 में पूछा गया था। मतलब कि इसकी लैंग्वेज अलग थी, मतलब कि ये इसकी लैंग्वेज अलग थी, पर क्वेश्चन यही था। पाइपलाइन क्या था, आंसर क्या था, पाइपलाइन। आंसर क्या था, पाइपलाइन। क्या था, पाइपलाइन। ये हो गया पाइपलाइन, हो गया, हाँ सर हो गया। और ये क्वेश्चन और है, अभी करते हैं, कब करेंगे, अब करेंगे सर, कब, अब 2011 की जनगणना के अनुसार। देखो ये क्वेश्चन अभी करते थे, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो बड़े क्वेश्चन है वो अपन अगली वीडियो में करेंगे, रहने दो। लॉन्ग क्वेश्चन क्या करेंगे, अगली वीडियो में ही करेंगे, रहने दो। अभी ये छोटे छोटे वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मज़ा नहीं आता यार, टाइम ज़्यादा हो जाता है। अब 30 आधे घंटे की तो क्लास हो गई, रोज़ आधे घंटे की करेंगे, 20 एक लेक्चर हो जाएंगे, बहुत है। और फिर एक लेक्चर और लेंगे जिसमें पूरे एक साथ करा देंगे, वो वीडियो देखनी है आपको, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है, समझ में आया। जिसने पहले सिलेबस नहीं किया है वो पहले सिलेबस करेंगे, 3 दिन में सिलेबस हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपको 3 से 4 दिन, आप और धीरे धीरे देखते हो, बिल्कुल एक ही स्पीड में देखते हो, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्ताह, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा एकदम धीरे धीरे 1-2 वीडियो देखो दिन की, तो एक सप्ताह, कितना सप्ताह नहीं, एक सप्ताह तो ज़्यादा, हाँ एक सप्ताह, एक सप्ताह आप मतलब कि रोज़ वीडियो देखो लगातार, 3-4 घंटे वीडियो देखो, अब क्या ख़त्म हो जाएगा सिलेबस, ज़्यादा से ज़्यादा, वरना 2-3 दिन का काम है बस। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का द्वितीय सघनतम जनसंख्या वाला राज्य है। देखो वो 24-25 में प्रथम पूछा था, इसमें द्वितीय पूछ लिया। द्वितीय कौन सा है, पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। और राजस्थान, सॉरी भारत में जो नगरों का अभ्युदय काल से हुआ है, कब से हुआ है, प्रागैतिहासिक कब से हुआ है, प्रागैतिहासिक काल से। खरीफ की फसलें मानसून के साथ बोई जाती हैं। ये देखो ये टॉपिक भी मैंने उस वीडियो में एकदम सिंपल से बताया है, क्योंकि मेरे को पता था ये क्वेश्चन पूछेगा। खरीफ की भी बताया और रबी की भी बताया, क्योंकि मतलब कि जैसे कि आपको ये याद हो जाएगा तो आपको मतलब कि दूसरी चीज़ अपने आप याद हो जाएगी कि ये कौन सा मौसम है, और इसमें कौन सा मौसम होता है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, आप मतलब कि कोई सारी चीज़ों का जवाब दे दोगे। आपको भी बताएंगे, पर आपको पहले वो लेक्चर देख के आने होंगे, क्योंकि वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो लेक्चर, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये जैसे भारत है, भारत का दक्षिणी हिस्सा है, हाँ सर हिस्सा है। यहाँ पर क्या है, समुद्र है, हाँ सर समुद्र है। यहाँ से मानसून आता है, क्या आता है, मानसून आता है। इससे इससे खरीफ की फसल, इस समय कौन सी फसल उगाई जाती है, खरीफ की फसल। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो किसको फ़ायदा होगा, खरीफ की फसल का, हाँ सर खरीफ की फसल का। और आपको कौन सी क्लास में, ये अभी अभी कौन सी गई आपकी, ये 11वीं में पढ़ाया होगा पर आपने नहीं पढ़ा होगा। ये दक्षिण
और ये दक्षिण। देखो आपको दिशा पता करनी है हवा की, तो आपको उसकी पूंछ पकड़नी है, ये पूंछ है, और पूंछ के फिर ऐसे ऐसे लगाना है आपको, प्लस का साइन बनाना है, फिर आपको दिशा लिखनी है उत्तर, पूर्व, सॉरी पश्चिम, पूर्व। तो इसकी पूंछ पकड़ी, पूंछ किस दिशा में है, पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो कौन सा मानसून हो गया, दक्षिण पश्चिमी मानसून। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, ये हो गया आपके, हो गया, हाँ सर हो गया। और आपको रबी की भी देखनी है, उसमें कौन सा मानसून होता है, तो आप वो लेक्चर जाके देखो, एकदम सिंपल में बताया हुआ आपको। देखो यहाँ पे तो मैं थोड़ी कम चीज़ें बताता हूँ, पर लेक्चर में मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, समझ में आया। और ये वाला लेक्चर जो ये फसलों वाला है, इसमें तो मैंने पूरा आपको समझाया है, इसलिए 1 घंटे का लेक्चर बनाया। बाकी सब तो 5, 10, 15, 20 ऐसे मिनट के है, वो लेक्चर 1 घंटे का बनाया, क्योंकि मैंने आपको पूरा समझाया उसमें। यूट्यूब पे किसने समझाया, उसमें समझाया, आप देख लो, आपको याद नहीं हो तो मतलब कि आप मतलब कि देख लेना, आपको याद हो जाएगा। खरीफ की फसलें मानसून से बोई जाती है, तो मैंने आपको बता दिया, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। रातली और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग में होता है, किसमें होता है, कृषि में होता है। ये मैंने आपको जल वाले में फर्स्ट ही फर्स्ट में बता दिया, जल संसाधन वाले में। समझ में आया, समझ में आया। ये हो गया आपके। और हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, इसको याद देखो। और मैंने तो मतलब कि जो खनिज वाला है ना, उसमें मतलब याद करना भी बताया आपको, कैसे याद करने हैं इन टॉपिक्स को, कैसे याद करने हैं। जैसे कि मैंने लोह अयस्क में बताया है आपको, ये किसके हैं, लोहे के हैं, लोह लोह अयस्क हैं। और याद करना भी मैंने आपको बताया। देखो और क्या लोगे आप, याद करना भी बताया, तो और क्या चाहिए आपको, पूरा याद करना भी आपको क्लास में बताया जा रहा है। तो देखो जैसे कि आपको पहले याद करना है टाइट टाइट नाइट राइट, क्या याद करना है, टाइट, वापिस टाइट, नाइट नाइट, टाइट टाइट नाइट राइट। ये याद किया, हाँ सर याद किया, हाँ सर ये याद कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके आगे लिखना है, क्योंकि मतलब पीछे वाले में आपके मतलब कि टाइट की जगह नाइट बोलोगे, नाइट की जगह राइट बोलोगे, और नया नया लेके आओगे, इसलिए पीछे वाले पहले याद कर दो, टाइट टाइट नाइट राइट। लो है इसके, ये टाइट टाइट नाइट राइट, टाइट टाइट नाइट राइट, सिंपल है, सिंपल है। फिर हो गया आपके मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। सिंपल है, सिंपल है, पहले याद करो, टाइट टाइट नाइट राइट, सिंपल है, टाइट टाइट नाइट राइट हो गया। फिर आप पूरा नाम बोलो, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, सिंपल है। और क्या, ये आपकी क्लास अब क्या होती है, समाप्त होती है। सर ये क्वेश्चन कल कराएंगे, क्यों, क्योंकि आज हमारा टाइम हो गया, हम केवल 40 मिनट की क्लास लेते हैं। सर क्यों, हमारी मर्जी।